यही है हमारा बिलासपुर। यहाँ बस्तियाँ बस जाती हैं। आमतौर पर बस्तियाँ वहाँ रूप लेती हैं जहाँ पानी उपलब्ध होता है। खोडरी के पहाड़ से निकली एक बरसाती नदी अरपा अपने आसपास मनुष्यों की आबादी को निमंत्रित करते हुए बहती रही। उसके पावन जल के आश्रय लोग सदियों से जीते आ रहे हैं। उद्गम से लगभग 80 किलोमीटर दूर अरपा नदी का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है और उसके दोनों ओर लोग अपने अपने घर बनाकर बस गए, जिसे अब सब बिलासपुर कहते हैं। बिलासा नाम की मछुआरन के नाम पर इस बस्ती का नामकरण हुआ। इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मिथक जैसा लगता है, लेकिन दिल को खुशी देता है कि उस जमाने में किसी स्त्री को इतना बड़ा सौभाग्य मिला। अरपा नदी के किनारे बसी यह छोटी सी बस्ती दिनों दिन पसरती जा रही है। किसी दानव की मानिंद अपने अगल बगल की उपजाऊ जमीन को लीलते हुए कंक्रीट के मकानों की शक्ल ले रही है। धान की उपज देने वाले खेत अब धन उगल रहे हैं। बिलासपुर में वे लोग नहीं रहते थे जो होते थे। अब इस शहर में ऐसे लोग रहते हैं जो ना होने के बराबर है। हर इंसान अकेला रहता है, अपने घर में भी अकेला रहता है। पहले ऐसा नहीं था, सब एक साथ रहते थे। पूरी बस्ती एक संयुक्त परिवार की तरह एक दूसरे से हिल मिल कर रहती थी। ये है जूना बिलासपुर। जूना का अर्थ छत्तीसगढ़ी में है पुराना। जानकार लोगों का अनुमान है कि सबसे पहले पुरानी बस्ती अरपा नदी के किनारे पचरी घाट के आसपास बसी होगी, जिसका विस्तृत क्षेत्र जूना बिलासपुर कहलाता है। यहाँ सभी जाति और व्यवसाय के लोग रहते हैं। पुरानी शैली के घर मकान हैं, पतली पतली गलियां हैं, पुराना रहन सहन है। किसी जमाने में यहाँ घरेलू वस्तुओं के कुटीर उद्योग भी थे। आवागमन के साधन नहीं थे, इस कारण सब लोग स्थानीय उत्पादन पर आश्रित थे। कोस्टा पारा में कपड़े बुने जाते थे, कुमार पारा में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तेली पारा में घानी की मदद से तेल निकाला जाता था, काची पारा में सब्जी उगाई जाती थी। पारा का अर्थ है मोहल्ला, जो बांग्ला भाषा के पाड़ा से प्रभावित आया है। वैसे घसिया पारा, डबरी पारा, जबड़ा पारा, चांटा पारा, मगर पारा, इमली पारा, ताला पारा, लोधी पारा, ईरानी पारा, केवट पारा, नाव पारा, गौंड पारा, बंगाली पारा, बरछा पारा, कतिया पारा, ब्राह्मण पारा, टिकरा पारा, तार बहार, शनिचरी आदि मोहल्लों के नाम वहाँ के व्यापार रोजगार समूह के आधार पर रखे गए समझे। तो तोरवा, करबला, सरकंडा, चाटीडी, दयालबंद, मसानगंज, खपरगंज, जूनी लाइन, कुद्दूगंज, जरहा भाटा आदि अनेक प्राचीन मोहल्ले हैं। इनके नाम और गुणसूत्रों का पता नहीं चलता है। ये बड़ी शान से कायम है। बिलासपुर सन 1861 के पूर्व छत्तीसगढ़ 8 तहसीलों और जमींदारियों के रूप में प्रशासित होता था। 1861 में प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, बिलासपुर को एक जिले का रूप दिया गया। वर्तमान सिटी कोतवाली में बंदोबस्त अधिकारियों के कार्यालय बनाया गया। गोल बाजार उस समय जिला कचहरी था। कंपनी गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी की परेड के लिए उपयोग में लाया जाता था। 1919 में चेम्सफोर्ड के सुधार के फलस्वरूप नया प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसे सेंट्रल प्रोविंस का नाम दिया गया। इसमें वर्तमान मध्य भारत, महाराष्ट्र के 4 जिले, महाकौशल के 18 जिले और साथ में छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा गया। यूरोप की औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण के प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा। अंग्रेजों ने अपने शासित देशों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप बिलासपुर में कई स्कूल खुले, जिसमें नगर और आसपास के बच्चे आकर पढ़ने लगे। कुछ समर्थ परिवारों के बच्चे कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद, बनारस जैसी जगहों में पढ़ने के लिए भेजे गए। हमारे नगर के इंजीनियर राघवेंद्र राव एवं ठाकुर छेदीलाल बॉर एट लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और बैरिस्टर बन के आए थे। राष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का उदय हो गया था। उनकी प्रेरणा से देश की आज़ादी का आंदोलन दिनों दिन जोर पकड़ रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्र प्रेम की लहर बिलासपुर में भी दौड़ने लगी। कुछ लोग खुलकर सामने आने लगे। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने शासकीय विद्यालय की शिक्षा त्याग दी। इंजीनियर राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल एवं हनुमंत राव
खान खोजे ने अदालतों का बहिष्कार किया। हिंदी के प्रख्यात कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर आकर देश की आज़ादी के लिए 12 मार्च 1921 को एक क्रांतिकारी भाषण दिया। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर बिलासपुर की केंद्रीय जेल में बंद कर दिया। इस जेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता पुष्प की अभिलाषा का सृजन किया था। 25 नवंबर 1933 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिलासपुर आए थे। उन्हें देखने और सुनने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पैदल और बैलगाड़ियों में भर भर कर सभा स्थल में उमड़ पड़े थे। सभा समाप्त होने के बाद लोग उनकी स्मृति के रूप में मंच में लगी ईंट और मिट्टी तक अपने घर उठाकर लेके गए थे। एक समय का गांव बिलासपुर अंग्रेजों के शासनकाल में जिला बनने के बाद कस्बा बन गया, फिर अर्धनगर और उसके बाद नगर, अब अर्ध महानगर और महानगर बन गया। यहाँ तक की यात्रा लगभग 150 वर्ष में पूरी हुई। इस नगर की धरती को असंख्य लोगों ने अपने परिश्रम से सींच कर हरा भरा किया। इसमें संस्कार के धागे बुने। बहुत से नाम हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन कुछ नामचीन हैं जिन्हें भारतवर्ष का साहित्य जगत जानता है। रंगकर्मी पंडित सत्यदेव दुबे, नाट्य लेखन के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर शंकर शेष और साहित्यकार श्रीकांत वर्मा जैसी मशहूर हस्तियां इस बिलासपुर की माटी की देन है। अंग्रेजों ने बंबई से कलकत्ता तक रेलवे की लंबी लाइन बिछाई, बिलासपुर बीच में आ गया। सन 1889 में यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया गया। स्टेशन के आसपास का बहुत बड़ा भूखंड रेलवे को आवंटित किया गया। इसे रेलवे कॉलोनी कहा जाने लगा। यहाँ दूर तक जाती रेल पातों के अलावा रेल कर्मियों के लिए आवासीय घर, खेल के मैदान और क्लब बने। शुरुआत में रेल कर्मियों के रूप में लाल रंग के चेहरे कुछ अंग्रेज आए और जो लाल रंग के बृहदाकार बंगले में रहते थे। दूर दूर बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के लोग नौकरी करने आए, जो कि यहाँ पर व्यवस्थित किए गए। उनकी ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए बुधवारी बाजार बनाया गया, जहाँ अनाज, किराना, कपड़ा, सब्जी आदि उपलब्ध किए गए। रेल कर्मियों के समूह ने बिलासपुर को गांव से शहर में तब्दील करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिलासपुर के देहातीपन को इन बाहरी लोगों ने बदल दिया और बस्ती शहर बनाने की राह पर चल पड़ी। तब बिलासपुर एक कस्बा था, कलेक्ट्रेट था, कचहरी, बैंक, अस्पताल और सिनेमा थे। आसपास के 150 किलोमीटर तक के लोग बिलासपुर आते थे। ट्रेन में घुसकर, बस में लदकर, बैलगाड़ी में बैठकर, घोड़े पर चढ़कर बिलासपुर आना और काम निपटाना उनके लिए परेशानी का सबब रहा होगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद पिकनिक जैसा लगता था। यहाँ के हलवाइयों की दुकानें, सिनेमाघर इन प्रवासियों के लिए दिन भर का अर्जित सारा संताप हर लिया करते थे। सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन तब आया जब बिलासपुर के हृदय स्थल पर गोल बाजार का निर्माण हुआ। 1937 में दिल्ली की कनॉट पैलेस की शैली में नगर पालिका ने इसका निर्माण कराया और बड़ी और पक्की दुकानों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, जो पूरी बस्ती के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। गोल बाजार केवल बाजार नहीं, बिलासपुर का वैभव था। शहर का रक्त इसी धमनी से होकर गुजरता था। मिठाई और दूध दही, साइकिल, सिलाई मशीन, सब्जी, फल, कपड़े, मनिहारी, कॉपी, किताब, खाता, बही, बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाले, जो कुछ भी नगरवासियों को चाहिए था, यह अच्छा से अच्छा, सस्ता से सस्ता गोल बाजार की दुकानों में मिलता था। गोल बाजार के 5 किलोमीटर का वृत्त के लोग साइकिल पर हाँफते हुए यहाँ झोला लटकाए आते थे और झोला भरकर खुशी खुशी वापस जाते थे। गोल बाजार की मिठाइयाँ और चाट की दुकानें रोज आने के लिए मजबूर करती थीं। यहाँ एक मिठाई की दुकान थी गया प्रसाद पांडे महाराज की। किसी ज़माने में उस होटल की सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब बिल्कुल सुबह सुबह जलेबी की तई भट्टी चढ़ती थी और रात तक अनवरत मीठी रसीली जलेबी उगलती रहती थी, इसे निगलने के लिए पूरे होटल में पसरी गंदगी और बदबू की दुर्लक्ष्य कर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। जलेबी के साथ साथ स्वाद वृद्धि के लिए 2 नमकीन भी थे, एक आलू और एक प्याज को भून कर बनाए जाते मसाले, उनके ऊपर बेसन लपेट कर तला गया आलू बड़ा, और दूसरा पिछली रात के बच गए नमकीन को मसल कर उसमें बेसन और मिर्च मसाला मिलाकर तेज लहसुन से छौंक कर तैयार किया गया प्याज बड़ा। जलेबी के साथ इनका कॉम्बिनेशन इस कदर जायकेदार होता था कि मज़ा आ जाता था। नाश्ते की ये तीनों वस्तुएं जब तैयार होती थीं तो इनकी खुशबू इतनी फैलती थी कि सड़क चलता इंसान होटल में चला आता था। एक चलती फिरती दुकान भी थी रबड़ी वाले बाबा की। उनका असली नाम किसी को पता नहीं था, बस रबड़ी वाले बाबा चलता था।
गोंडापारा से अपने घर से निकलते थे और गोड़ बाजार तक शाम को 5 बजे तक रबड़ी बनाकर आवाज़ देते थे, ताज़ी रबड़ी, और नगर पालिका द्वारा निर्मित खाली पड़ी दुकान पर बैठ जाते थे। उनकी रबड़ी दिन भर बिकती थी। पत्ते के दोने में लोग रबड़ी लेते थे और उंगलियों को उठाकर खाते थे और यहाँ पे पी जाते थे। बाबा की रबड़ी का सौंधापन जितना अनोखा था, बाबा भी उतने अनोखे थे। अगर किसी की मृत्यु का समाचार उनको मिल जाता था तो सब काम छोड़ करके तुरंत पहुंच जाते थे, रबड़ी बने या ना बने। रबड़ी वाले बाबा का कोई घर भी ना था। एक मंदिर के बरामदे में सोते थे। उन्होंने कोने में एक छोटी सी भट्टी बना ली थी और जिसमें प्रतिदिन वे रबड़ी बनाते थे। ये काम वे इसलिए करते थे ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, स्वाभिमान पूर्वक जिया जा सके। झुकी हुई कमर, छोटी कदकाठी और रबड़ी वाले बाबा एक दिन गरिमा के साथ इस संसार से विदा हो गए। देवकी नंदन शमशान गृह में उनके अंतिम संस्कार के समय मोहल्ले का हर व्यक्ति उनके सामने गमगीन खड़ा था। जगदीश नारायण की दुकान पेंड्रावाला में सभी वस्तुएं देसी घी से बनाई जाती थीं। नमकीन और पूरी सब्जी की लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि बिलासपुर के आसपास 150 मील दूर बैठे किसी व्यक्ति को अगर पूरी सब्जी की याद आई तो वह अगले दिन बिलासपुर जाने का कोई ना कोई बहाना अवश्य खोजता था। जैसे कि कचहरी में पेशी है, और कलेक्टर ऑफिस जाना है, आरटीओ का काम है, डॉक्टर को दिखाना है, खरीदी करना है, बैंक में काम है, कुछ ऐसा काम खोजा जाएगा जिससे कि बिलासपुर जाया जा सके और पेंड्रावाला की पूरी सब्जी का आस्वादन किया जा सके। स्थानीय चिकित्सकों को भी निवासियों को भी इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। घर से पैदल चले निकले, गोला बाजार पहुंचे, सीधे पेंड्रावाला दुकान में घुसे और बोले कि आधा पाव पूरी देना। पलाश के पत्तों से बने दोनों में आधा पाव में 3 फूली हुई खरी पूरियां परोसी जाती थी, साथ में आलू की छिलके वाली रसीली सब्जी और अचार की चटनी, और कुछ नहीं। मर्जी हो तो आधा पाव दही मंगवा लो और खाओ। यही हाल मौसाजी, इलाहाबादी, दामू, हेरीलाल की चाट का था। इनकी चाट ऐसी थी कि शहर भर को लुभाती थी और अपने पास बुलाती थी। अब चाट के स्वाद की वह विविधता कहीं भटक गई थी। ठेलों में मिलने वाली चाट के विभिन्न स्वाद उस तरह खो गए हैं जिस प्रकार सामूहिक भोज में बफे शैली में परोसा जाने वाला भोजन, कुछ भी खाओ सबका स्वाद एक जैसा। गोल बाजार की तरह सदर बाजार बर्तन, आभूषण और कपड़े की दुकानों का केंद्र बन गया। धीरे धीरे हर गली मोहल्ले में दुकानें खुलने लगी और अब पूरा शहर दुकानों से पट गया है। बाजार बदल गए हैं, बाजार में मिलने वाली वस्तुएं भी बदल गई हैं। पहले दुकानों में गर्म दूध बिकता था और अब आइसक्रीम के पार्लर खुल गए हैं। परचून की दुकानें थीं, अब मॉल खुल गए हैं। आयुर्वेदिक दवाओं की 1-2 दुकानें थीं, अब एलोपैथिक दवाओं की कई असंख्य मेडिकल स्टोर खुल गए हैं। 2 अस्पताल थे, अब 50 अस्पताल हो गए हैं। 5-10 डॉक्टर थे, अब 1000 डॉक्टर हो गए हैं। पहले लोग मनुष्य थे, अब धन उत्पादक यंत्र हो गए हैं। कभी परमिट का जमाना हुआ करता था। खाने पीने की चीज़ों पर सरकार की अनुमति लेनी होती थी, लाइन लगानी पड़ती थी और जो थोड़ा बहुत मिले उससे गुजारा करना पड़ता था। एक परिवार को महीने भर के लिए सिर्फ 2 सेर शक्कर मिलती थी, वो भी मंदिर के भोग की तरह थोड़ी थोड़ी सबको मिलती थी। चाय या दूध में गुड़ डालकर काम चलता था तो कभी फीके और साथ खाते थे। देश की आज़ादी के बाद का वह समय अन्न और अर्थव्यवस्था का अभाव का दौर था जो लगभग 25 वर्षों तक चला। इस बिलासपुर भी उसका गवाह है। बिलासपुर में होशियारी नाम का एक किला है जिसमें केवल यहाँ के राजनीतिक निवास करते हैं और इस किले की होशियारी का इतिहास अक्षुण्ण है जो आज़ादी के बाद से अब तक कायम है। सबसे पहले सांसद बने अमर सिंह सहगल, उसके बाद वो भी बने। इन सबके दर्शन कभी किसी को नहीं मिले। अब सबके मिट्टी के माधव थे, किसी काम के नहीं निकले। 65-60 की स्वयं कलावधि में उन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया। यही हाल विधायकों का भी था। बिलासपुर में जितने भी विधायक बने संयोग से सब मंत्री बने, लेकिन सबको अपने परिवार और उत्कर्ष की चिंता थी। शहर ऐसे गजब का है कि उन्हीं के विकास ऐसा कहीं और क्या है। सोचिए 6 लोग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने, निर्लज बिलासपुर में एक भी मेडिकल कॉलेज ना खुलवा पाए। आज़ादी के पहले नगर पालिका के एक अध्यक्ष थे कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, जिन्होंने गोल बाजार बनवाया था। उसके बाद बने अध्यक्षों और महापौरों के कार्यकलाप में कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि वो मौके बताने के लायक भी कुछ बचा नहीं उनके। बिलासपुर से ऐसा शहर है जो हमेशा
ऐसे लगता है जैसे अभी अभी जागा हो, उसकी नींद पूरी ना हुई हो। जिन पर शहर को संभालने का नगर विकास का मौका दिया जाता है, वो खासकर कुछ कर नहीं कर पाते। खिसियानी हंसी का भाव अपने चेहरे पर चिपकाए हुए अपने चम्मचों की वाहवाही के इधर इर्द गिर्द छुपे रहते हैं। बिलासपुर की आबादी बढ़ी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, अपराध बढ़ा, यातायात बढ़ा, व्यापार बढ़ा, अव्यवस्था बढ़ी। किसी समय में बिलासपुर की गिनती शहर के सर्वाधिक शांत शहरों में होती थी। लोग सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ आकर रहना पसंद करते थे, लेकिन अब यह शहर असुरक्षित हो गया है। एक समय था जब सड़क पर तांगा चला करते थे, लोग उस पर लदे फदे स्टेशन से शहर और शहर से स्टेशन तक यात्रा किया करते थे। अंदरूनी शहर में आने जाने के लिए रिक्शा चलते थे। तांगा अब लुप्त हो चुका है, रिक्शा लुप्त होने वाला है। फिल्म नया दौर की याद आती है, जिसमें मशीन और के प्रादुर्भाव से मानवीय श्रम के विस्थापन का हृदय विदारक कथानक पिरोया गया था। अब 3 व्हीलर, ऑटो और बसें आ गई हैं। तांगे खींचने वाले घोड़े बुढ़ाकर मर गए हैं। तांगे का ढांचा झोपड़ी के बाहर पानी ठंड झेल रहा है, किसी दिन वो भी नष्ट हो जाएगा। आंतरिक यात्रा परंपरा महज इतिहास बनकर रह जाएगी। देखते देखते धूल भरी सड़कों पर कोलतार की काली चादर ढक गई है। छोटे घर बड़ी अट्टालिकाओं में तब्दील हो रहे हैं। दुकानें शॉप बनती जा रही हैं और आपसी रिश्ते अपरिचय के हिमालय की वृष्टि छाया में छुपते जा रहे हैं। मोहल्ले के किसी घर में गमी हो जाए तो किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अब जिसका दुख वही जाने, बगल वाला बेशर्मी से अपना टीवी तक बंद नहीं करता, टेलीविज़न तक बंद नहीं करता। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में रौनक थी, जमकर पढ़ाई होती थी, अब वे वीरान हो गए हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक गुरुजन होते थे, अब वो वेतनभोगी नौकर हो गए हैं। डॉक्टर देवता होते थे, अब व्यापारी हो गए हैं। व्यापारी ग्राहक की समस्या के सहायक होते थे, अब लुटेरे हो गए हैं। केवल बाजार नहीं बदला, पड़ोस भी बदल गया। अब संबंधों की गर्माहट दूर बसे लोगों से है, जो कि जितना करीब है वह उतना अप्रिय और असहनीय है। पहले पड़ोसियों से आपस में नमस्कार होती थी, अब नजरें चुराते हुए निकल जाने का रिवाज हो गया है। पड़ोस ने अपनी रसोई में बनी सब्जी दूसरी पड़ोसनों के घर भेजा करती थीं। अब आपसी आदान प्रदान चलते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे की उपेक्षा की जाती है। कस्बाई रहन सहन और सद्भाव गुम हो गया है। अपरिचय और काम से काम वाली संस्कृति ने बिलासपुर को अपने पंजे में जकड़ना शुरू कर दिया है। एक समय था जब सब एक दूसरे से जुड़े थे, संस्कृति थी, संस्कार थे। अब हाड़ मांस वाले शरीर दिखाई देते हैं, जैसे कि हृदय विहीन सारे यंत्र हों। कितना बदल गया है बिलासपुर। ये है हमारा बिलासपुर।